ये कहानी अनिका की है, जो गांव से अपनी माँ से साथ अपनी भाभी के जन्मदिन की पार्टी में आती है। लेकिन उसकी भाभी कनिका को अपने पति की माँ और बहन का उसकी पार्टी में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और कनिका गुस्से में अपनी सास का बहुत ही अपमान करती है और गुस्से से घर वापस आ जाती है। अरे सुनो तो कनिका, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्लीज तुम मेरा भरोसा करो कनिका। अरे मैंने अपनी मम्मी और बहन को यहाँ नहीं बुलाया था। जब मैंने नहीं बुलाया और आपने नहीं बुलाया तो आपकी माँ और बहन को यहाँ किसने बुलाया था, जो वो हमारी पार्टी में ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई। अरे तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी माँ और बहन की वजह से आज मेरे मायके वालों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, क्योंकि तुम्हारी माँ और बहन को तो ना ही रहने का तौर और तरीका आता है और ना ही उन दोनों को कपड़े पहनने का ढंग है। अरे वो तो ऐसे ही हमारी पार्टी में बस मुंह उठाकर आ गई हैं। कनिका प्लीज तुम मेरा भरोसा करो। जब तुमने मेरी माँ और बहन को हमारी पार्टी में बुलाने से मुझे मना कर दिया था और तो मैंने उन्हें फोन भी नहीं किया था। और प्लीज कनिका तुम थोड़ा धीरे बोलो ना, क्योंकि माँ और अनिका बाजू वाले ही कमरे में है। अगर वो ये सब सुनेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। क्या मतलब तुम्हारा कि उन्हें बुरा लगेगा? अरे उन्हें बुरा लगता है तो लगे। अरे उन्हें जब हमने अपने पार्टी में बुलाया ही नहीं था तो वो कैसे अपना मुंह उठाकर आ गए? और तो उन्हें शर्म भी नहीं आई कि मेरे सब रिश्तेदार जो मुझे इतने बड़े बड़े उपहार दे रहे थे, और भला तुम्हारी माँ क्या लेकर आई? अरे तुम्हारी माँ तो सिर्फ एक चांदी की अंगूठी लेकर सामने पहुँच गई। और रंजीत तुम तो मेरे मायके वालों का स्टैंडर्ड जानते ही हो ना। अरे सभी लोग कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और कोई बड़ी नौकरी में है। अरे मेरे मायके में कोई भी ऐसे फटीचा हालत में नहीं है। वो तो शुक्र करो रंजीत कि मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, इसलिए मैंने अपने पापा को मनाकर तुमसे शादी कर ली, वरना हमारे घर तो रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। प्लीज कनिका ट्रस्ट मी, मैंने अपनी माँ और बहन को नहीं बुलाया था। अरे तुम्हारी माँ और बहन अगर आ ही गई थी तो उन्हें स्टेज पर आने की क्या जरूरत थी? और वो तो बिना बुलाए ही स्टेज पर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अरे मुझे तो ना तुम्हारी माँ और बहनों को अपने मायके वालों से मिलवाने में कितनी शर्म आ रही थी। मेरी फैमिली में सब कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। अरे अब रहने दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम अभी कमरे से बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। सुनो रंजीत, यदि तुम अपनी माँ और बहन के पास जा रहे हो तो उनसे एक बार जरूर पूछ लेना कि उन्हें इस पार्टी में किसने बुलाया था। और हाँ, आज तुम मेरी एक और बात सुन लो। मैंने सिर्फ तुम्हें पसंद किया है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन तुम्हारे परिवार के साथ या तुम्हारे किसी भी रिश्तेदारों से मेरा कोई संबंध नहीं है। अरे मैं ही प्यार में अंधी हो गई थी जो मैंने रंजीत को पसंद कर लिया, बल्कि मैंने तो रंजीत की माँ और बहन के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग भी कभी हमारे गले पड़ सकती हैं। अनिका, तुम्हारा भाई शहर आकर कितना बड़ा आदमी बन गया है। हाँ माँ, भैया तो बहुत ही बड़े आदमी बन गए हैं। माँ आपने बहुत ही अच्छा किया जो आप लोग यहाँ आ गए। वो घर में इतने काम काज थे ना माँ, कि काम की व्यस्तता के चलते मैं आप लोगों को फोन करना ही भूल गया था। हाँ भैया, आपने भाभी के जन्मदिन की बहुत ही बड़ी पार्टी दी है। हाँ बेटा, वही तो कहा मैंने अनिका से कि तेरा भाई व्यस्तता के चलते भूल गया होगा। हमें तो तेरे मामा ने फोन किया था और कहा कि हम दोनों को जल्दी यहाँ पहुँचना है, इसीलिए तो बेटा जल्दी जल्दी में यहाँ आ गई। और बेटा जल्दी जल्दी में मैं बहू के लिए कुछ ले भी नहीं पाई, बस घर में चांदी की एक अंगूठी ही रखी हुई थी और मैं बस वही ले आई। और मुझे ऐसा लगता है बेटा कि बहू को अंगूठी पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं माँ, आप उसकी चिंता मत करो। आप लोग आ गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। और अनिका बता, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? अरे अनिका, तुझे क्या हुआ? भैया, माँ ने भाभी को वो चांदी की अंगूठी बहुत ही प्यार और आशीर्वाद के साथ दी थी, लेकिन भाभी ने तो माँ का कितना अपमान करते हुए सबके सामने वो अंगूठी फेंक दी। भैया, अगर भाभी माँ को सम्मान नहीं दे सकती है तो कम से कम अपमानित भी तो ना करे ना। और भैया, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि आप वहाँ पर चुपचाप खड़े रहे, लेकिन भाभी को आपने कुछ भी नहीं कहा। अरे अनिका, अभी तक तू उसी बात को लेकर बैठी है। अरे भाई, वो मेरी बहू है और उसने अपनी सास से कुछ बड़ी चीजों की उम्मीद की होगी ना, लेकिन मैं जल्दबाजी में सिर्फ एक चांदी की अंगूठी ही लेकर आ गई। अरे बेटा, इसलिए ही तो वो अपनी सास पर गुस्सा दिखा रही थी। और बेटा अनिका, तुम बेकार में ही बातों को मत बढ़ाओ। माँ, सिर्फ बात इतनी सी नहीं है,
भाभी ने ये भी तो कहा था कि इन गांव के गवार लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है। अरे गांव से मुंह उठाकर हमारी पार्टी खराब करने आ गए। बताए माँ, क्या ये छोटी सी बात है? अच्छा, तो यहाँ भाई की बहन अपने भाई से भाभी की चुगली कर रही है। भाभी, मैं आपकी कोई चुगली नहीं कर रही हूँ। आपने जो सब लोगों के सामने हम लोगों की बेइज्जती की है ना, मैं तो बस उसी बारे में बात कर रही हूँ। अरे तो मैं तुम्हारी बेइज्जती न करूँ तो क्या आरती उतारूं? अरे हमारे पार्टी में आने की तो तुम दोनों की औकात नहीं थी और आ गई भिखारी के जैसे अपना मुंह लेकर यहाँ। अरे तुम लोगों ने सबके सामने हमारी बेइज्जती करवा दी ना। भाभी जी, आप जरा तमीज से बात कीजिए। हम भी ना कोई सड़क पर भीख नहीं मांगते हैं, आराम से गांव में अपनी मेहनत करके कमाते और खाते हैं। हम यहाँ आपसे कोई पैसे मांगने तो नहीं आते ना। प्लीज कनिका, अब बात को खत्म करो ना। अरे क्या कहा तुमने रंजीत कि मैं बात को खत्म करूं? अरे इनकी औकात ही क्या है जो ये मेरे घर में खड़े होकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं वो। अब तुम जाने दो बेटा। अनिका, तुम शांत रहो, तुम बहू से कुछ मत कहो। चलो कनिका, अपने कमरे में चलो। अच्छा, ताकि तुम्हारी माँ और बहन मेरी चुगलियाँ कर सके। अरे इनकी औकात नहीं है कि ये मेरी चुगली करें, और तुम चुपचाप यहाँ खड़े होकर मेरी चुगली सुन रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है कनिका, तुम गलत समझ रही हो। तुम प्लीज कमरे में चलो। माँ, मैं अभी आता हूँ। माँ, भैया का बदला हुआ रूप देखा आपने? आपको याद है ना माँ कि भैया पहले क्या कहा करते थे? भैया आपसे कहा करते थे कि माँ, आपने पूरी जिंदगी बहुत काम किया है और जब मेरी नौकरी जब लग जाएगी ना तो मैं आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। माँ, यही वो भाई है ना जो नौकरी लगने से पहले आपसे कहा करता था कि माँ, मैं आपको हमेशा ही रानी बनाकर रखूंगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी में कितने ही कष्ट झेले हैं, लेकिन अब आपका बेटा आपके सारे कष्टों को दूर कर देगा। लेकिन माँ, देखा ना आपने? अरे आपके कष्टों को दूर करने की बात तो दूर रही माँ, बल्कि ये भाभी आपका इतना अपमान करती रही, लेकिन भैया तो कुछ भी नहीं बोल पाए। और माँ, भैया ने मुझसे भी तो कितने सारे वादे किए थे। भैया ने कहा था कि अनिका, तुझे जितनी भी पढ़ाई करनी हो तू दिल खोलकर अपनी पढ़ाई पूरी करना। मुझे तो माँ ने बड़ी कठिनाइयों की हालत में पढ़ाया था, लेकिन मैं तुझे कभी भी पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। बेटा, अब तू शांत हो जाना। बेटा, तू जितना इस बारे में सोचेगी उतना ही तू अपने आप को कष्ट पहुंचाएगी। अरे कष्ट तो ऐसे भी हो रहा है माँ। जब भैया ने अपनी पसंद से भाभी से शादी कर ली, उसके बाद जब हमने मेरी फीस के लिए भैया से पैसे मांगे तो भैया ने मना तो नहीं किया माँ, लेकिन भैया ने कभी मेरी फीस भी नहीं भिजवाई। किस तरह से हम एक एक पैसा जोड़कर मेरी फीस भर रहे हैं माँ, ये बात तो सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं माँ। माँ, रमेश मामा जी आए हैं। चल बेटा, हम अभी आते हैं। हाँ चलिए माँ। अरे रमेश भैया, कैसे हो आप? चलिए दीदी, मैं आपको लेने आया हूँ। अरे नहीं भाई, हम 1-2 दिन यही रुक जाते हैं, फिर उसके बाद हम यहीं से वापस गांव लौट जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई दीदी? अब आपका भाई भी तो इसी शहर में रहता है ना, तो क्या आप अपने भाई भाभी के पास एक दिन नहीं रुक सकते हैं? रंजीत बेटा, मैं अनिका और अपनी बहन को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है मामा जी। रंजीत, मैं तुमसे एक बात कहूँ बेटा? जी कहिए मामा जी। रंजीत बेटा, कनिका बहू ने सबके सामने तुम्हारी माँ का कितना अपमान किया और उसके बाद भी तुमने कुछ नहीं कहा। क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि कनिका को तुम्हारी माँ से माफी मांगनी चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन मैं सबके सामने कनिका से कुछ नहीं कह सकता और शायद कभी कुछ कह भी नहीं सकता। माँ, अगर मैं कनिका को सबके सामने और उसके मायके वालों के सामने कुछ भी कहता ना माँ, तो कल को हमारी घर में कलेश शुरू हो जाता, और अगर मैं कभी गलती से कुछ बोल भी देता ना, तो इस बात को लेकर कनिका ना जाने मुझसे कितना लड़ाई झगड़ा करती। माँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाया। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन सच कहूँ माँ, बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था। भैया, आपकी ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप भाभी से कुछ भी नहीं कह सकते हैं? हाँ, माना कि वो आपकी पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपके माता पिता से कुछ भी कहेगी और उनका अपमान करेगी। भैया, भाभी अपने पेरेंट्स के लिए भी तो आपसे रिस्पेक्ट की ही उम्मीद करती है ना, लेकिन भाभी आपके पेरेंट्स को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देती है। क्या ये चीज आपको दिखाई नहीं देती है भैया? और आप एक बात बताए भैया, क्या कभी आप भाभी के माता पिता से इस तरह से बात कर सकते हैं जिस तरह से भाभी ने माँ से बात की है? क्यों, क्या हुआ भैया? आपके पास कोई जवाब नहीं है क्या? अरे एक मिनट, अच्छा अब मुझे आप समझ में आया भैया।
कि लगता है कि भाभी मुझे और माँ को आपको अपनी पार्टी में बुलाने से मना कर दिया था, इसलिए तो आपने हमें फोन नहीं किया। वो तो मामा जी के जिद के कारण हम दोनों यहाँ चले आए। माँ आप अनिका को समझाओ ना, वो मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। मैं कनिका से कुछ नहीं कह सकता हूँ। माँ ये बात तो आपको भी पता है ना कि मुझे ये इतनी बड़ी नौकरी कनिका के पिताजी की वजह से ही मिली है। उन्होंने ही तो मेरी नौकरी के लिए सिफारिश की थी। मैं कनिका के पिताजी के एहसानों के तले दबा हुआ हूँ। माँ यदि मैं उसके माता पिता के लिए कुछ भी कहता हूँ या कनिका के खिलाफ कोई भी बात करता हूँ तो हमेशा कनिका मुझसे नाराज तो होती ही है, लेकिन वो मुझे इस नौकरी से निकलवाने की भी धमकी दे देती है। इसलिए मुझे यहाँ सिर्फ कनिका के हिसाब से चलना पड़ता है। माँ वाह भैया वाह, क्या खूब कहा है आपने कि भाभी के पिताजी ने आपकी नौकरी लगवाई है, तो आप भाभी के पिता के एहसानों के तले दबे हुए हो। लेकिन भैया माँ का क्या, जो माँ ने आपको इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया है, क्या आपकी नजर में उसका कोई मोल नहीं है? भैया आप मुझे एक बात बताए, यदि माँ ने इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया ना होता तो क्या आपकी इतनी बड़ी नौकरी लग गई होती? अरे भैया कितने अरमानों के साथ एक एक रुपए जोड़कर माँ ने आपको पढ़ाया था और माँ की मेहनत की वजह से आपको डिग्री मिल पाई भैया। और आपको आपकी ये नौकरी ना सिर्फ आपकी डिग्री के बलबूते पर ही मिली है, ना कि भाभी के पिता की सिफारिश के बलबूते पर। आज भाभी के पापा की वजह से या उनकी सिफारिश की वजह से आपको नौकरी मिल गई तो आप उनके एहसानों के तले दब गए। पर माँ ने जो आपके लिए इतना कुछ किया उसका आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है भैया। वाह भैया वाह, आपने तो कभी माँ का एहसान ही नहीं माना। लेकिन भैया मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं हमेशा अपनी माँ को सम्मान दूंगी और कभी उनका अपमान नहीं होने दूंगी। माँ अब आप चलिए यहाँ से, हम भाई भाभी के घर में नहीं रुक सकते हैं, जहाँ पर भाई अपने घर में पूरे हक के साथ अपनी माँ को ही नहीं रख सकता है। उस घर में हमें बिल्कुल भी नहीं रहना है माँ, ऐसे घर में हमारा कोई अधिकार नहीं है। हाँ अनिका बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। बेटा तुम अपने भाई से उम्र में छोटी जरूर हो, लेकिन बहुत ही समझदार हो। चलो बहन मेरे घर चलो तुम। मैं चाहकर भी अपनी माँ और बहन को यहाँ नहीं रोकना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है इस घर में उन्हें अपमान के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर मैं भी ज्यादा देर अपनी माँ और बहन के साथ समय बिताऊंगा तो फिर कनिका को बुरा लगने लगेगा और ये इसी बात को लेकर घर में हर रोज कलेश करेगी। उससे तो अच्छा है कि माँ और बहन दोनों मामा जी के घर पर ही सम्मान से रहे। ये क्या रंजीत, तुम इधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? एक तो घर में इतना सारा काम करने वाला पड़ा हुआ है। मेरे पापा अपने कमरे में कब से पानी पानी की आवाज लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने उन्हें पानी नहीं दिया। चलिए अब जाए पापा को पानी देकर आइए। ठीक है, मैं अभी पापा जी को पानी दे देता हूँ। और सुनिए, पानी ना जरा गर्म करके ले जाएगा। वो पार्टी में आइसक्रीम वगैरह खाने की वजह से पापा के गले में दर्द हो रहा है। ठीक है कनिका। इस तरह धीरे धीरे पूरे 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बेचारा रंजीत अपनी माँ और बहन को बहुत याद करता है। रंजीत को मालूम था कि एक दिन बाद उसकी माँ और बहन दोनों गांव लौट जाएंगी, इसलिए उसने सोचा कि एक बार कनिका से वो परमिशन लेकर सिर्फ एक दिन के लिए अपनी माँ और बहन को अपने पास बुला ले। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आपको इतनी छींकें क्यों आ रही है? मम्मी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है मम्मी तो फिर मैं आ जाती हूँ ना। और वैसे आप भाभी को कब बुला रही है उनके मायके से? उन्हें गए पूरे 4 दिन हो गए हैं, अब आप बुला लीजिए ना उन्हें। हाँ बेटा, कल ही तो आने वाली है तेरी भाभी। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी फोन रखती हूँ, फिर मैं करती हूँ ना आपको दोपहर में फ्री होकर। हाँ ठीक है बेटा। रंजीत क्या आपको आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? क्या हुआ रंजीत, तुम्हारा ऐसा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कनिका माँ और अनिका कल गांव वापस लौट जाएंगे और मैं एक दिन उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। क्या मैं उन्हें यहाँ बुला लूँ? ठीक है रंजीत, अगर तुम्हें उन्हें बुलाना ही है ना तो बुला लो, लेकिन देखो तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी फैमिली से आकर मिलूंगी या उनका कोई भी मान सम्मान करूंगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं कनिका, सब कुछ मैं खुद ही देख लूंगा। बेचारा रंजीत, जैसे ही कनिका हाँ बोलती है रंजीत का तो जैसे खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। रंजीत तुरंत अपने मामा जी के घर पहुंचता है और रंजीत के मामा जी इसी शहर में रहते हैं और वो अब बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। आप कैसी हो माँ? रंजीत बेटा, मुझे मालूम था कि तू जरूर आएगा। हाँ माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ।
लेकिन मैं बहुत ही मजबूर हूँ माँ। प्लीज आप मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश कीजिए। माँ एक दिन आप लोग मेरे पास चलकर रह लीजिए ना। नहीं बेटा, हम तेरे घर भला कैसे जा सकते हैं? तू तो जानता ही है बहू को, अगर हम वहाँ गए तो बेकार में ही बहू को बुरा लगेगा। तू रहने दे बेटा, हम लोग इधर ही ठीक है। वैसे भी तो हम कल गांव चले जाएंगे। नहीं माँ, बस एक दिन आप मेरे साथ रह लीजिए। और अब कनिका भी कुछ नहीं कहेगी माँ, उसका अब दिमाग शांत हो गया है। प्लीज माँ चलिए ना। नहीं भैया, अब आप ये मगरमच्छ के आंसू बंद कीजिए और हम आपके साथ नहीं आने वाले हैं। प्लीज अनिका, तुम मेरी मजबूरी को समझो। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। कनिका के सामने मैं कुछ नहीं कह सकता। प्लीज तुम दोनों एक दिन चलकर मेरे साथ रह लो। हाँ बेटा, हम तेरे साथ जरूर चलेंगे, तू परेशान मत हो। चल बेटा अनिका, हम तेरे भाई के साथ भी एक दिन रह लेते हैं। अब अगर तेरी भाभी बुरी है तो क्या तू अपने भाई को भूल जाएगी? तू चाहे माँ पर कितने भी सितम कर ले बेटा, लेकिन माँ का दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए ही धड़कता है ना। जाओ बेटा, बेचारा रंजीत इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो तुम एक दिन के लिए चली जाओ ना। अनिका, अब तुम जिद छोड़ भी दो ना बेटा। तुम्हारा भाई मजबूर है, कम से कम अपने भाई की मजबूरी को तो देखो। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की खातिर जा रही हूँ, भैया की खातिर तो बिल्कुल भी नहीं। रंजीत की माँ अपने बेटे के मुंह में पिघल जाती है और वो अपने बेटे के साथ उसके घर जाने को तैयार हो जाती है। अनिका के लाख मना करने के बावजूद अनिका की माँ नहीं रुकती है और फिर वो अनिका को भी जबरदस्ती अपने साथ अपने बेटे के घर ले जाती है। आप लोग बैठो माँ, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाता हूँ। अरे रहने दो भैया, आप क्यों हमारे लिए चाय बनाएंगे, बल्कि आप माँ के साथ बैठिए। मैं अभी आप सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि भैया भाभी के डर की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वरना बेचारे मेरे भैया दिल के बुरे नहीं हैं। लीजिए भैया, माँ गर्मा गर्म चाय पीजिए। और बताओ अनिका, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है और आगे का क्या सोचा है तुमने? वैसे भैया, मैं आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए सोच तो रही थी, लेकिन वो क्या है ना भैया की माँ इतने रुपए इकट्ठे नहीं कर पाती है जिससे मैं अपनी फीस भर सकूं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वही कोई छोटा मोटा काम कर लूंगी। अरे अनिका, भला तुम्हें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी नौकरी लग जाने के बाद तुम्हारे पढ़ाई के सारे खर्चे उठाऊंगा। इसलिए तुम चिंता मत करो और तुम अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखो। मैं तुम्हें कुछ रुपए तुम्हारे फीस के लिए भिजवाता रहूंगा, लेकिन प्लीज तुम ये बात कभी भी अपनी भाभी से मत कहना। अच्छा, तो आ गए तुम्हारी माँ और बहन यहाँ भीख मांगने के लिए। अरे मैं तो कहती हूँ एक काम करो, तुम दोनों माँ बेटी ना कटोरा लेकर कहीं सड़क के किनारे बैठ जाओ, तो तुम्हें अच्छे खासे रुपए मिल जाएंगे। यहाँ हमारे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे वैसे नहीं है, समझ में आया? निकल जाओ मेरे घर से। बस करो करिका, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम इस तरह से मेरी माँ और बहन से बात नहीं कर सकती हो। रंजीत, तुम अपनी माँ और बहन के सामने ये मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? क्या लगाऊं मैं अभी अपने पापा को फोन? सोच लो, अगर मेरे पापा यहाँ आ गए और अगर मैंने उन्हें ये सारी बात बता दी ना, तो वो एक मिनट भी मुझे यहाँ नहीं रखेंगे। और तुम्हें तो पता ही होगा कि वो तुम्हारा क्या करेंगे। तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवाने के लिए वो एक मिनट की भी देरी नहीं करेंगे। फिर देखती हूँ तुम ये अपनी बेचारी माँ और बहन की मदद कैसे करते हो। और देखो तो जरा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अपनी माँ और बहन के लिए मेरी इंसल्ट कर रहे हो। अब मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी और मेरे अभी दोबारा वापस आने से पहले ये दोनों मेरे घर से बाहर निकल जाने चाहिए। अब मुझे समझ में आया भैया कि आप भाभी से इतना डरते क्यों हो। देखो मेरी बहन, मैं तुम्हें ज्यादा रुपए तो नहीं भिजवा सकता हूँ, क्योंकि मेरी सैलरी के रुपए तुम्हारी भाभी अपने हाथ में लेती है और उन पैसों में से जो मुझे वो मेरे खर्चे के लिए देती है, उन्हीं रुपयों में से मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए थोड़े थोड़े रुपए भिजवाता रहूंगा, वो भी सब कुछ चोरी छुपे। मेरी बहन, मुझे माफ कर देना, तेरा भाई बहुत ही ज्यादा मजबूर है। ठीक है भैया, हम लोग आज ही गांव लौट रहे हैं। रंजीत की माँ और बहन को सब कुछ समझ में आ गया था कि रंजीत कितना मजबूर है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो दोनों चुपचाप गांव लौट जाते हैं और इधर रंजीत भी 3-4 महीनों तक लगातार अपनी बहन को चुपके चुपके रुपए भिजवाता रहता है। लेकिन एक दिन कहीं से कनिका को पता चल जाता है कि रंजीत गांव में अपनी बहन को रुपए भेज रहा है। तो फिर से कनिका रंजीत के साथ बहुत तमाशा करती है और अब तो रंजीत के हाथ में वो खर्चे के लिए भी रुपए देना बंद कर चुकी थी।
इसलिए बेचारा रंजीत अपनी बहन को गांव रुपए नहीं भेज पा रहा था। अब मैं क्या करूं? भैया ने तो अब रुपए भिजवाना भी बंद कर दिया है। अब मैं अपनी फीस कैसे जुटाऊंगी? अरे अनिका, क्या हुआ बेटा, आज तू कॉलेज नहीं जा रही है क्या? नहीं माँ। लेकिन क्यों बेटा, तू तो बोल रही थी कि अब कुछ ही दिनों में तेरी परीक्षाएं शुरू होने वाली है और तुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। फिर बेटा तू कॉलेज क्यों नहीं जा रही? कोई तो बात है बेटा, बताना कि क्या हुआ। बेटा तू अपनी माँ से कुछ भी मत छुपा। मम्मी आजकल तो भैया रुपए भेज ही नहीं रहे हैं, जिस वजह से मैं कॉलेज की फीस नहीं भर पा रही हूँ। और मम्मी यदि मैंने कॉलेज की फीस नहीं भरी ना, तो मुझे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बेटा मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बेटा अब तो मेरे पास मेरा कोई जेवर भी नहीं बचा है जिसे बेचकर बेटा मैं तेरी फीस भर सकूं। मम्मी मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी पढ़ाई यही रोक दूं और मुझे कुछ न कुछ काम ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन बेटा जब तेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो तुझे नौकरी कैसे लगेगी? मम्मी जरूरी नहीं है कि मुझे नौकरी लगेगी और तभी मैं रुपए कमाऊंगी। उससे पहले भी तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है ना, जिसमें मैं काम करके रुपए कमा सकती हूँ। हाँ अनिका, मुझे लगता है ना तुम्हें सिलाई का काम शुरू कर देना चाहिए। अरे रोशनी, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो तुम्हारे साथ कॉलेज जाने के लिए आई थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात सुन ली, बस इसलिए तो मैंने तुम्हें बोला। वैसे हाँ रोशनी, मैं भी बस इसी बारे में सोच रही थी। लेकिन बेटा हमारी सिलाई मशीन तो टूट गई है ना। चाची जी आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर पर रखी है सिलाई की मशीन। और वैसे भी मैं परीक्षाओं के कारण तो कपड़ों की सिलाई कर नहीं रही हूँ, तो अनिका ही उसमें सिलाई कर लेगी। चल ठीक है अनिका, मुझे तो कॉलेज जाना है। यदि तुझे सिलाई करनी हो तो तुम सिलाई मशीन घर से जाकर ले आ सकती हो। मैं मम्मी को बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच रोशनी। लेकिन बेटा फिर तेरी पढ़ाई का क्या होगा? हाँ माँ, अब सब हो जाएगा। अरे माँ, आपको पता है ना कि मुझे तो पहले से ही सिलाई आती है। यदि मैं सिलाई करके कुछ रुपए कमा लूंगी तो घर का सारा खर्च आराम से निकल जाएगा और मेरी पढ़ाई का खर्च भी आराम से निकल जाएगा। इस तरह से अनिका ने सिलाई का काम शुरू कर दिया था और इस काम में उसकी सहेली रोशनी उसकी बहुत मदद करती थी। रोशनी कॉलेज में जाकर सबको बता रही थी कि अब अनिका घर में सूट और ब्लाउज की सिलाई करती है। वाकई अनिका बहुत ही सुंदर कपड़ों के डिजाइन बनाती है और बहुत ही साफ साफ सिलाई करती है। इस वजह से धीरे धीरे लोग जुड़ते ही गए और अब तो अनिका का सिलाई का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा था। चलो मैंने आज तो सबके ऑर्डर पूरे कर दिए हैं, आज तो मुझे अच्छे खासे रुपए मिलेंगे। अनिका तुमने मेरे कपड़ों की सिलाई कर दी है? अरे हाँ हाँ रिदिमा, अनिका तुमने जो अभी खुशी के लिए ड्रेस बनाई थी, वो ड्रेस तो बहुत ही सुंदर थी। उसे तो सब लोगों ने कॉलेज में बहुत ही पसंद किया और मम्मी ने भी वो ड्रेस देखा था, इसलिए मम्मी चाह रही थी कि वैसा ही ड्रेस तुम मेरी और मेरी बहन के लिए भी बना दो। और कॉलेज से भी बहुत सारी लड़कियां आने वाली है तुम्हारे पास कपड़े सिलवाने। थैंक यू रिदिमा। माँ, अब हमें सिलाई से तो अच्छे खासे रुपए आने लगे हैं। अब तो मैं इतने रुपए से अपनी पढ़ाई भी फिर से शुरू कर सकती हूँ। लेकिन यदि मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूँगी तो मुझे सिलाई का समय कब मिलेगा? अगर थोड़े पैसे और आ जाए तो मैं यही गांव में अपना एक बुटीक डाल लूंगी। फिर दूसरे दिन, देखो अनिका बेटा, तुम्हारे मामा जी तुमसे मिलने आए हैं। नमस्ते मामा जी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा मुझे वो दीदी ने बताया कि तुम्हारा सिलाई का काम बहुत अच्छा चल रहा है और तुम काफी फैंसी फैंसी ड्रेस भी बनाती हो। जी मामा जी। बेटा अनिका, गांव में इतनी मेहनत के अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम दीदी के साथ शहर चलो और वहीं पर मैं तुम्हारे लिए दुकान लगा दूंगा और तुम वहाँ एक लड़की भी अपने साथ रख लेना जो तुम्हारे साथ सिलाई में तुम्हारी मदद करें। यदि काम अच्छा रहा बेटा तो फिर इस सिलाई के काम को तुम और भी बड़े रूप में चालू कर लेना। हाँ बेटा अनीता, तुम्हारे मामा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे। मुझे तो काम ही करना है, चाहे मैं यहाँ गांव में करूँ या फिर वहाँ शहर में। चलो फिर दीदी, तुम जल्दी से जाने की तैयारी कर लो। इस तरह अनिका अपने मामा की बात मान लेती है और वो अपनी माँ को लेकर शहर चले जाती है और अनिका के मामा जी उसे एक नया सिलाई सेंटर खुलवा कर देते हैं जिसमें अनिका अपने साथ एक लड़की को अपनी मदद के लिए रखती है। अनिका इतने सुंदर सुंदर डिजाइन के कपड़े बनाती थी कि धीरे धीरे वो बहुत जल्दी से पूरे शहर में फेमस हो जाती है। धीरे धीरे अनिका का काम और बढ़ता ही जाता है और अब तो उसे इतने ऑर्डर मिलने लगे थे
कि वो अपने साथ मदद के लिए 4 लड़कियां रख चुकी थी। हे भगवान, इतनी रात हो गई, अनिका अभी तक बुटीक से आई नहीं है। हाँ माँ, आ गई मैं। अनिका बेटा, आजकल तुम बहुत देरी से घर आने लगी हो। अब मैं क्या बताऊँ मम्मी, अब मुझे इतने ऑर्डर मिलने लगे हैं ना कि अब तो मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। और अब तो मुझे अपना बुटीक भी बहुत ही छोटा लगने लगा है मम्मी, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर के बहुत सारे सामान होते हैं। अनिका, ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा। वैसे अनिका, तुम्हारी अच्छी खासी दुकान चल रही है और ऑर्डर भी तुम्हें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अनिका, मैंने शहर में एक बहुत बड़ा शोरूम खरीदा है। अब आज के बाद तुम्हारा बुटीक वही लगेगा। क्या मामा जी, शोरूम? लेकिन इतने रुपए हम चुकाएंगे कैसे? अनिका बेटा, रुपए अभी मैं दे ही चुका हूँ। अरे नहीं नहीं मामा जी, वैसे ही हम लोगों ने आपको कितना परेशान किया है, आपने ना जाने कितने रुपए हम पर खर्च कर दिए हैं। अरे ठीक है ना बेटा, जब तुम ज्यादा रुपए कमाने लगोगी तो मुझे रुपए लौटा देना। इस तरह से अनिका का बुटीक बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है और अब तो अनिका खुद ही एक बहुत बड़े शोरूम की मालकिन बन चुकी थी। लेकिन वही अनिका के भाई रंजीत और भाभी कनिका हर दिन किसी ना किसी बात पर लड़ते ही रहते हैं। अब तो मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह गया। अरे तुमने मुझसे बिना पूछे, मुझसे छुपा छुपा कर अपनी माँ और बहन को रुपए भिजवाते रहे। कनिका प्लीज यार, अब बस भी करो। मैंने तो अब अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर ली है ना, कि हाँ मैंने अपनी माँ और बहन को रुपए भिजवाए थे, लेकिन अब तो नहीं भिजवा रहा हूँ ना। और उसी बात को लेकर तुम रोज मुझसे लड़ाई करती हो। अरे मेरे जिंदगी में सुकून नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अरे हाँ हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने में क्यों सुकून आएगा? मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें जिसके साथ सुकून से रहने में मजा आए ना, आप उसके ही साथ जा कर रहिए और मुझे तो आप छोड़ ही दीजिए। मेरे पापा ने मुझे कितना समझाया था और पापा ने मुझे कितना मना भी किया था कि मैं तुमसे शादी ना करूं, लेकिन मेरी ही तो मति मारी गई थी, जो मैं तुम्हारे लिए ऐसी मरी जा रही थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था ना कि तुम मुझसे ज्यादा अपनी माँ और बहन से प्यार करते हो, वरना मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करती। बेटा कनिका, तुम्हारे छोटे भाई की शादी की डेट इसी महीने की निकली है। इसी महीने की 28 तारीख की शादी है। ओ माय गॉड मम्मी, इतना कम समय रह गया है और शॉपिंग के लिए मुझे कितना कम समय मिला है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं वहीं आ जाती हूँ और इनसे भी कह दूंगी मैं कि ऑफिस से लौटते वक्त ये वहीं आकर खाना खा लिया करेंगे। हाँ ठीक है बेटा। सुन लिया ना आपने कि मेरे छोटे भाई की शादी इसी महीने की निकली है। देखिए रंजीत, शादी के लिए हमें बहुत ही कम समय मिला है और मुझे भी कितनी सारी तैयारियां करनी है और शॉपिंग भी करनी है। इसलिए ना जब तक मेरे भाई की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं मम्मी के ही घर पर रहूंगी। इसलिए शाम को ऑफिस से आने के बाद आपको वहीं पर आना है। ओके यार, लेकिन इतने दिन तक कैसे? मैंने जो कह दिया बस आपको चुपचाप मान लीजिए। लेकिन कनिका। अरे अब आप किंतु परंतु मत लगाए, वरना आप जानते ही हो यदि मुझे गुस्सा आ गया तो क्या होगा। फिर कनिका अपने भाई की शादी की तैयारियों में इतनी मस्त हो जाती है कि वो रंजीत के बारे में तो भूल ही जाती है कि उसने खाना खाया है या नहीं, या वो घर आया है या नहीं। यही वो समय था जब रंजीत को बहुत ही अकेलापन महसूस होने लगा था। रंजीत बार बार अपनी माँ और बहन के साथ हुए अपमान के बारे में ही सोचता रहता है कि कनिका ने जितनी बार भी रंजीत और उसके परिवार वालों का अपमान किया था, ये सारी बात रंजीत के दिमाग में घूमने लगती है। अब तो रंजीत धीरे धीरे कनिका से नफरत करने लगता है और रंजीत के दिल से ये नौकरी चले जाने का डर भी खत्म होने लगता है। जब मैंने इनसे कहा था कि ऑफिस के बाद यही आ जाना, तो ये अब तक आए क्यों नहीं है? ये आजकल कैसे हो गए हैं? जब तक मेरी 4 बात नहीं सुनते हैं ना, इनको भी अच्छा नहीं लगता है। अरे कनिका, क्या हुआ बेटा? देखिए ना मम्मी, जब मैंने इनसे कहा था कि आप ऑफिस के बाद यहीं आ जाना, लेकिन पूरे 2 दिन हो गए हैं, ये यहाँ आकर अपनी शक्ल तक नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा बेटा, तू परेशान मत हो, तू दामाद जी को अंदर जाकर फोन कर लेना बेटा, हो सकता है कि कहीं वो भूल गए होंगे। अरे ऐसे कैसे भूल गए होंगे, लगाती हूँ अभी मैं उन्हें फोन। हेलो, कहाँ रह गए आप? और ये क्या तरीका है रंजीत, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने क्या कहा था तुमसे कि ऑफिस छूटने के बाद तुम्हें सीधे मेरी मम्मी के घर आना है। अरे नहीं आता मैं, क्या कर लोगी तुम? क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। नहीं आता मैं तुम्हारे भाई की शादी में, नहीं आता मैं।
अब अच्छे से सुनाई दिया क्या तुम्हें? ये क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस तरह से जवाब दे रहे हो? अरे मैंने एक बार बोल दिया ना कि हाँ मैं नहीं आता, तो फिर तुमसे जो बनता है वो कर लेना, समझी? अरे पूरी जिंदगी मैं तुम्हारी धमकियां ही सुनते रहा, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। तुम मुझे नौकरी से निकलवाने की धमकी देती हो ना, तो तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं खुद ही ये नौकरी को छोड़ रहा हूँ। तुम अपने पापा से जाकर कह देना कि अब मैं उनका गुलाम नहीं हूँ। अरे मैं लात मारता हूँ तुम्हारे पापा की इस नौकरी को, जहाँ मुझे बात बात पर सिर्फ धमकी ही सुनने को मिलती है। अरे कहीं भी मेहनत मजदूरी कर लूंगा, अरे कुछ भी कर लूंगा, लेकिन अब तुम्हारे और तुम्हारे पापा के एहसानों के तले बिल्कुल भी नहीं दबूंगा। और कनिका अब तुम चुपचाप फोन रख दो, जब तुम्हारे भाई की शादी खत्म हो जाएगी ना, तब तुम खुद ही वापस आ जाना, और बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करना। तुमने तो जीना हराम कर दिया है मेरा। बाप रे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने अभी अभी रंजीत से ही बात की है ना, लेकिन रंजीत ने पहली बार मुझसे इस तरह से बात की है। खैर पहले शादी निपट जाने दो, फिर घर जाके उनको मजा चखाती हूँ। इस तरह धीरे धीरे पूरे 10 दिन निकल जाते हैं और कनिका के भाई की शादी भी हो जाती है, लेकिन रंजीत कनिका के भाई की शादी में नहीं आता है। और शादी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब कनिका वापस अपने घर जाती है, रंजीत 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 कनिका अगर तुम्हें कोई जरूरी बात करनी हो तो जल्दी करो, वरना तुम्हारी फालतू की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। रंजीत, लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। बिल्कुल सही कहा कनिका तुमने, सच में मैं अपनी औकात ही तो भूल गया था, या फिर शायद मैं अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था। लेकिन अब मुझे अपनी औकात समझ में आ गई है, इसलिए तो मैंने तुम्हारे पापा की कंपनी छोड़कर अपने बलबूते पर और अपनी डिग्री के बलबूते पर एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली है। अब मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारे एहसानों के नीचे नहीं दबने वाला हूँ। अरे भला ये भी क्या बात हुई, तुम ऐसे ही कोई भी छोटी सी नौकरी करोगे? अरे तुम्हें मेरे मम्मी पापा की रेपुटेशन की परवाह है या नहीं? अरे भला उसकी परवाह मैं क्यों करूं? अरे मैं नौकरी कर रहा हूं, कोई चोरी नहीं जो मैं किसी की भी रेपुटेशन के बारे में सोचूं। लेकिन रंजीत, तुम्हारी इस छोटी सी नौकरी से ना मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तुम मेरी पत्नी हो, इस हिसाब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी कर सकूं। तुम अपनी इस छोटी सी नौकरी से मेरे एक हफ्ते का भी खर्चा नहीं उठा सकते हो। खैर, यदि तुम्हें ये छोटी सी नौकरी करनी ही है तो कर लो। मेरे खर्चे उठाने के लिए तो मेरे मम्मी पापा बैठे ही हैं। मुझे तुम्हारी छोटी सी नौकरी की सैलरी नहीं चाहिए। ओके, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, तुम्हारे दिल में जो आए वो करो, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो। अपने पति के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर कनिका तो जैसे हैरान ही रह गई थी, और वो रंजीत के ऑफिस जाने के बाद अपनी माँ को फोन लगाकर सारी बात बताती है। ये सब क्या हो रहा है बेटा हमारे साथ? उधर दामाद जी बदल गए हैं, और इधर देखना बेटा, तेरे पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे भाई के नाम पर कर दी थी, और तेरी भाभी ने हमारे साथ क्या किया, तेरे भाई को अपने प्रेम जाल में फंसाकर, अरे धोखे से हमारी सारी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम पर करवा ली है। उसके बाद ही तेरे भाई से तेरी भाभी ने शादी की है, और बेटा ये बात हमें अब जाकर मालूम हुई है, और तेरा भाई भी तेरी भाभी का पूरा साथ दे रहा है बेटा, और तेरी भाभी हमसे कहती है कि वो हमसे पाई पाई का हिसाब लेगी, इसलिए हमें माफ कर देना बेटा, हम रुपए पैसे में अब तेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं बेटा। ये सब सुनने के बाद कनिका के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक जाती है। अब तो कनिका यही सोच सोचकर परेशान थी कि उसके ऐश और आराम और उसके सारे खर्चे ये सारे तो उसके मायके वाले उठाया करते थे, लेकिन अब उसके मायके से ये सारी सहायता तो उसे नहीं मिल पाएगी। अब वो बेचारी क्या करेगी, यही सोच सोचकर वो रोने लगती है। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। रंजीत, सुनो जी। अरे तुम्हें क्या हुआ कनिका? तुमने अपने घमंड और गुरूर का चोला कैसे उतार दिया है? तुम पर ये सादगी सूट नहीं करती। प्लीज रंजीत, तुम्हें तो सारी बात मालूम ही है ना, फिर भी इस तरह से तुम मुझे ताने क्यों दे रहे हो? मैं तो पहले से ही कितनी परेशान हूँ। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता था कनिका, कि समय बहुत बलवान है। पूरे 3 महीने हो गए, मुझे भी ऑफिस से सैलरी नहीं मिली है। अब तो हमारे पास घर में राशन लाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देनी चाहिए। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, और आपको तो मालूम है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग का शुरू से ही बहुत शौक रहा है, इसलिए मैंने सोचा है जी कि हमारे शहर में जो नया शोरूम खुला है ना, अरे क्या नाम है उसका,
हाँ अनिका, फैशन डिजाइनिंग, और वहीं पर जॉब की वैकेंसी निकली है। आज मैं वहीं पर इंटरव्यू देने जा रही हूँ। यदि वहाँ मेरी जॉब लग गई तो हम दोनों मिलकर कमाएंगे। अरे वो मेरी सहेली है ना रीता, वो भी तो वहीं पर जॉब करती है जी। अच्छा तो फिर ठीक है, चलो। कनिका बिल्कुल अनजान थी कि वो जिस शोरूम पर इंटरव्यू देने जा रही है वो किसी और का शोरूम नहीं बल्कि उसकी खुद की ही सगी नंद अनिका का शोरूम है। देखा जी आपने, ये तो कितना ही बड़ा शोरूम है। हाँ कनिका, मैं भी इस शोरूम को ही देखने आया हूँ, क्योंकि शोरूम के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था कि ये शोरूम किसी गांव की लड़की ने खोला है। एक बहुत ही कम उम्र की लड़की ने कड़ी मेहनत करके गांव से शहर तक का सफर तय किया है। हाँ जी, मैं भी तो बस देखते ही रह गई जी कि कितना बड़ा शोरूम है ये। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने मैम से मिलने की अपॉइंटमेंट ली है? सर, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे मेल के थ्रू यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ओह सॉरी मैम, अनिका मैम तो नहीं है, लेकिन हाँ अंदर उनकी मदर है, आप उनसे मिल सकते हैं। अनिका मैम भी अभी 5 मिनट में आती ही होंगी। ओके, थैंक यू सर। सर आप बाहर वेटिंग रूम में वेट कर सकते हैं। ओके थैंक यू। अंदर जैसे ही कनिका बॉस के ऑफिस में अपनी सास को देखती है वो हक्की बक्की रह जाती है और अपने पति रंजीत को जोर से चीख कर बुलाती है। रंजीत, सर लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है, अंदर मेरी पत्नी आवाज लगा रही है, प्लीज आप मुझे अंदर जाने दीजिए। ओके सर, आप मेरे साथ अंदर चल सकते हैं। क्या हुआ मैडम, आप ऐसे चीख क्यों रही हैं? सर, अनिका मैम। यस मैम, ये अनिका मैम की मदर हैं। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे चौंक क्यों रहे हो? माँ, आप यहाँ। माँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या प्रॉब्लम हो गई? मैम, कनिका मैम यहाँ इंटरव्यू देने आई है। ओके, तुम बाहर वेट करो। अनिका मेरी बहन, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये हकीकत है या सपना? सच में क्या ये शोरूम तुम्हारा है? नहीं भैया, ये मेरा नहीं, मेरी माँ का शोरूम है। अनिका मेरी बहन, ये सब देखकर आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हाँ भैया, लेकिन मेरी तरक्की में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, और सबसे ज्यादा हाथ तो भाभी का है। ये तुम क्या बोल रही हो अनिका, इसमें मेरा क्या हाथ है? भाभी, यदि आपने भैया को रुपए भेजने से मना नहीं किया होता तो मेरी पढ़ाई नहीं छूटती, और अगर मेरी पढ़ाई नहीं छूटती तो मैं कहां से ये सिलाई और फैशन डिजाइनिंग का काम कर पाती। इसलिए भाभी, सबसे बड़ा हाथ तो तुम्हारा ही है। थैंक यू वेरी मच भाभी, जो तुमने मुझे इतना परेशान किया। मम्मी जी, हम बहुत परेशान हैं, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। एक तो मेरे मम्मी पापा की भी प्रॉपर्टी धोखे से मेरी भाभी ने हड़प ली, और इनकी भी इतनी छोटी सी नौकरी है कि इनकी नौकरी के रुपयों से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। मम्मी जी, अब आप लोगों के पास रुपए पैसों की तो कोई कमी नहीं है, और मम्मी जी आपके बेटे बहू इतने परेशान हैं, तो प्लीज आप हमारी कुछ मदद कीजिए। अरे यार मम्मी, देखो ना, रुपए देखे नहीं कि भिखारी कटोरा लेकर पहले ही पहुंच गए। भाभी, ये कोई पैसे बांटने की जगह नहीं है, बल्कि ये मेरा शोरूम है। निकल जाओ तुम लोग यहाँ से। ये सब जो तुमने किया है ना, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब इसे मजे से भुगतती रहो, क्योंकि हम तो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हाँ मेरी बहन, मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी मदद करो, क्योंकि हमें हमारी करनी का फल तो मिलना ही चाहिए। बेटा अनिता, एक पल के लिए अपने भाभी को तो छोड़ ही दो, लेकिन तुम अपने भाई के बारे में सोचो। तुम्हारे भाई ने तो हमेशा हमारा भला ही चाहा है। नहीं माँ, आप लोग हमारी कोई मदद ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आज जो भी परिस्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ कनिका की वजह से है। जब हमारे पास पैसा था तब कनिका ने आप दोनों के साथ क्या किया था? अरे मुझे वो कभी भी आप लोगों की मदद करने नहीं देती थी। कनिका, तुमने हमेशा मेरा और मेरे परिवार वालों का अपमान ही किया है। अब यही तुम्हारे लिए सजा है कि मेरे पास जितना है और जैसा भी है, अब उसी में तुम्हें एडजस्ट करना होगा। चलो कनिका, यहाँ से चलो। बेटा, एक बार कम से कम अपने भाई के लिए तो सोचो। भैया रुक जाए। नहीं बहन, तुम जाने दो हमें, और हमें हमारे कर्मों का फल भुगतने दो। अनिका, मैं तुमसे रुपए नहीं मांग रही हूँ, बस अपने शोरूम में मुझे जॉब पर रख लो। ठीक है भैया, भाभी आप लोगों को कहीं और जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे ही शोरूम में जॉब कीजिए, और अब से हम सब साथ में ही रहेंगे। वैसे भी मैं किसी को भी सजा देने वाली कौन होती हूँ। आज भाभी का गुरूर टूटकर चूर चूर हो गया, इससे बड़ी सजा उनके लिए और क्या होगी। अनिका अपनी माँ के कहने पर अपने भैया और भाभी को माफ कर देती है, और अब वो लोग साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कनिका भी सुधरने की पूरी कोशिश करती है। तो आपने देख लिया ना दोस्तों, अरे दुनिया गोल है, हमें हमारे कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी होती है।
इसलिए कभी किसी को अपमानित ना करें और किसी को ठेस लगने जितनी बात ना करें। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।